नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। स्पेशल बिहार के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे क्लास नंबर 6 की, जिसमें प्राचीन बिहार का इतिहास हम लोग डिटेल्स एनालिसिस के साथ करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि पूरा का पूरा जो प्राचीन बिहार का जो इतिहास है बिल्कुल स्पेशल बिहार के केंद्र बिंदु में है, और ऐसे टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग डिटेलिंग करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि एग्जाम में आपको कोई प्रश्न नहीं छूटे। अगर आप लोगों ने किया भी है तो इसे रिविज़न कीजिए, अदरवाइज अगर नहीं भी किया है तो कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर सारी चीज़ों को देखते चलिए। कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट सारी चीज़ों के माध्यम से ये टॉपिक आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। कोई भी क्यूरी हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा बेसिक चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारत में सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ वो तो ईरानियों के द्वारा ही किया गया था। उस समय अखमनी एम्पायर हुआ करता था, और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो शासक हुआ डेरियस प्रथम, जिसे दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, उसी के द्वारा पहला जो आक्रमण यहाँ पे किया गया था। तो आक्रमण जब किया गया था तो भारत के उत्तर पश्चिम के जो क्षेत्रों में बहुत लंबे समय तो ठीक है ऑक्युपाई नहीं किया गया था। इसी वजह से भारत में कोई परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन दूसरी बार जब विदेशी आक्रमण सिकंदर के रूप में होगा तो बिल्कुल सिकंदर आएगा और अखमनी एम्पायर को रनते हुए भारत के उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में आएगा, और यहीं पे आंभी का शासक हो गया, पोरस हो गया, उनको पराजित करते हुए, क्योंकि सिकंदर की तो मंशा थी कि हम इस भारत के पूर्वी क्षेत्रों की तरफ आएँ और जो भी बड़ा जो एरिया है यहाँ पे मगध का जो एम्पायर है यहाँ पे आके लूट मार मचाए, इन क्षेत्रों को अपने कंट्रोल में करें। लेकिन वो आपको पता है कि इन क्षेत्रों की तरफ नहीं आ पाया, और यहीं से पिछले क्लास मैंने बताया था कि किस प्रकार से कौटिल्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इन लोगों को ठीक है कूटनीतिक चाल के माध्यम से पूरी तरीके से इन लोगों को वापस भेजने में वो कामयाब हो गया। अब यहाँ पे आपको समझना है आज का टॉपिक, जो इस समय जो देखिए मगध साम्राज्य में अगर देखा जाए तो उस समय नंद वंश का शासक था। उस नंद वंश में एक शासक था काफ़ी घमंडी किस्म का, जिसका नाम यहाँ पे बताया जाता है कि घनानंद था। इसी घनानंद को देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य के द्वारा पराजित किया जाता है, और फिर अब इस मगध वाले क्षेत्र पे, इस पाटलिपुत्रा वाले क्षेत्रों पे एक नया वंश का उदय होता है, जिस वंश का नाम है यहाँ पे मौर्य वंश। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसी मौर्य वंश को आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य की। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों को देख लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बिंदुसार हो जाएगा। बिंबिसार नहीं, बिंबिसार मगध वाला है, ध्यान रखिएगा, वो हर एक वंश वाला। तो हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार का पुत्र हो जाएगा यहाँ पे अशोक, और अशोक तक तो देखिए इतना बड़ा जो मौर्यन एम्पायर देख रहे हैं काफ़ी कंप्लीट रूप से आपको दिखाई देगा। लेकिन अशोक के जाने के बाद से, उसके कमजोर उत्तराधिकारियों के बाद से इतना बड़ा जो मौर्यन जो वंश है, इतना बड़ा जो मगध साम्राज्य है, संभलता नहीं है, धीरे धीरे उसमें टूटना शुरू हो जाता है। तो चलिए आज पहले ही शासक की हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। देखिए इसकी स्थापना जो किया था यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही किया गया था। इसके जो गुरु थे यही थे चाणक्य, और यही माना जाता है कि चाणक्य को जिस तरीके से घनानंद ने पराजित किया हुआ था, या फिर जिस तरीके से उनको अपमानित करके निकाला हुआ था, वहीं पे चाणक्य ने एकदम ठान लिया था कि भाई तुमको निपटा के मानेंगे, और अंतिम रूप से अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर ऐसा माना गया कि घनानंद को इन लोगों ने पराजित कर दिया, और इतने बड़ा जो क्षेत्र था, इन सारे ही क्षेत्रों पे इन लोगों के द्वारा अधिकार कर लिया गया, और एक नए वंश मौर्य वंश की यहाँ पे नींव रखी गई। अब अगर इसकी विस्तार की बात करें तो देखिए जो इतना बड़ा जो एम्पायर है, कभी कोई प्रश्न पूछ लेता है कि ब्रिटिश साम्राज्य से भी जो बड़ा हुआ करता था मौर्यन एम्पायर हुआ करता था। क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य में अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप से भारत के भूमि पे लगभग 70% के आसपास प्रत्यक्ष भूमि पे कंट्रोल किया गया था, और लगभग जो 25-30% जो क्षेत्र था वो देसी रियासत कह सकते हैं, या फिर अंग्रेजों के अधीन ही अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों के अंडर कंट्रोल में था। इसीलिए इसका जो साम्राज्य है देखिए ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा है, और यहीं से एक अखंड भारत की अवधारणा भी आनी शुरू हो जाती है। सर्वप्रथम यहाँ पे राजनीतिक रूप से एक बद भी होना शुरू किया, क्योंकि इसके पीछे हमने देखा था, इसके पहले देखा हुआ था कि कई सारे महाजनपद के रूप में मौजूद था,
जब 16-16 महाजनपदों का उदय हुआ तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था, चूंकि एक छत्र शासक या फिर आप कह सकते हैं कि अखंड भारत की नींव रखने वाला एक ऐसा शासक हो गया जिससे कि पूरी तरीके से पूरी भारत का राजनीतिक एकीकरण होने लगा। इसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब लाइन लग गया, क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि मौर्य वंश का जब पतन हो जाएगा अशोक के उत्तराधिकारियों के बाद, जब भारत का पूरी तरीके से धीरे धीरे कमजोर उत्तराधिकारियों की वजह से पतन होने लगेगा, तो उस पतन में सबसे जो इम्पोर्टेंट कारण है, देखिए, ये माना जाता है विदेशी आक्रमण। क्योंकि हुआ क्या था कि अशोक के समय, जब तक अशोक था, तो बिल्कुल ही हर तरह से या फिर तलवार के दम पे या फिर अपने धम के माध्यम से पूरे भारत में अपना कंट्रोल करने का प्रयास किया और उसके नाम का डंका बजता था। कोई विदेशी आक्रमण नहीं हो पाता था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो भारत पे आक्रमण कर दे। लेकिन अब अशोक के कमजोर उत्तराधिकारियों की वजह से, जैसे उधर चीन वगैरह की बात करें तो चीन के शासकों के द्वारा तो उस समय जो ग्रेट वॉल जो चाइना था उसमें वो लोग बनाने लगा। चूँकि था क्या कि जो मध्य एशिया का जो क्षेत्र था, वर्तमान में जो भी कजाकिस्तान वगैरह का जो क्षेत्र है, वहाँ से बहुत सारे जो लड़ाकू जाति के लोग थे वे आते रहते थे, अटैक करते थे। तो चीन के शासकों ने उनके डर से, देखिए, बिल्कुल चीन के पश्चिम के क्षेत्रों में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, मतलब चीन की दीवार को बनाना यहाँ पे शुरू कर दिया, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसे बोला गया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ, चूँकि अशोक था तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अब कमजोर उत्तराधिकारियों की वजह से इधर से पूरी तरीके से अटैक होने लगा। इसमें सबसे अधिक जो प्रभाव जो छोड़ा, कुषाणों के द्वारा छोड़ा गया। अब यही जो कुषाण आएगा भारत में, कुषाण के साथ जो भी शक, पार्थी, पहलो, ठीक है, सारे लोग आएगा सब यहाँ पे। इसके अलावा देखेंगे कुषाणों का ही एक संबंध के रूप में गुप्त जो राजवंश आएगा, जिसमें एक से एक जो शासक होगा, खासकर ब्राह्मण धर्म को मानने वाला, जैसे कि उसमें कुछ शासकों का नाम है, जैसे समुद्रगुप्त का नाम काफ़ी फेमस है, चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम काफ़ी फेमस है। तो वैसे बहुत सारा यहाँ पे शासक आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद से वर्धन राजवंश, आप कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास का उत्तर भारत में राजनीतिक एकरूपता को रखने के लिए एकमात्र ऐसा जो वंश था, वर्धन राजवंश, जिसका शासक हर्षवर्धन हुआ करता था। उसके बाद से पुनः भारत में धीरे धीरे उत्तर भारत में ही, खासकर उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में ही धीरे धीरे विदेशी आक्रमण, मुस्लिमों का आक्रमण शुरू हो जाएगा। तो इतना कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इसकी बात की कि भाई कौन था ये। तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो महाबोधि वंश, जो यहाँ पे आप कह सकते हैं जो धार्मिक साहित्य है, उसमें इसको बताया गया है कि यह राजकुल से संबंधित रखता था। और ये मौर्य नगर का, ध्यान रखिएगा, मौर्य नगर का, क्योंकि इसकी उत्पत्ति को लेके इतिहासकारों में बहुत अधिक एकमतता नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। कोई बोल रहा है कि भाई शासक घराने का था, कोई बोल रहा है क्षत्रिय था, कोई बोलता है कि शूद्र था, कोई बोलता है निम्न कुल का था। और ऐसे चीज़ों को एग्जाम में यहाँ पे पूछा जाता है। तो ध्यान से आप लोग देखते चलिए। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो महाबोधि वंश है, इसमें बताया गया कि यह मौर्य नगर का राजकुल से संबंधित रखता था। उसी तरीके से जो हेमचंद्र जो इतिहासकार हुए हैं, इनका जो परिशिष्ट जो पर्वन है इनके, ठीक है, इसमें बताया गया है कि मयूर पुष्को के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र हुआ करता था। क्योंकि हुआ क्या था कि इसके जो पुत्र थे इसके जो पिता थे बहुत ही योग्य पिता के रूप में, ठीक है, इसको जाना जाता है, मतलब एक योग्य पिता के पुत्र के रूप में इसको जाना जाता है। तो वो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि मयूर पुष्को के ग्राम के मुखिया के पुत्री का ये पुत्र था। वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा अटैक कर दिया गया, फिर इसकी माँ इसको लेके भाग के आई। और ऐसा माना जाता है कि अपने दुश्मनों से बचाने के लिए, चूँकि इसके पिता को वहाँ पे मार दिया गया था, तो अपने दुश्मनों से बचाने के लिए, ठीक है, जो भी उसके भाई हुए थे लेके आ गए और एक जगह उसको, ठीक है, रख दिया, कोई गड़ेरिया, फिर उसको, ठीक है, पाला पोसा बड़ा किया। फिर उसके बाद से उस गड़ेरिया से कौटिल्य ने उस चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया। तो कहानी काफ़ी लंबी चौड़ी है, देखिए, ठीक है, इतिहास है यहाँ पे, अलग अलग, ठीक है, कहानियाँ हैं। कहानियों पे, ठीक है, थोड़ा बहुत आप लोग ध्यान दीजिए, थोड़ा यहाँ पे जो फैक्ट है उसको ध्यान देने का प्रयास कीजिए। उसके बाद से यहाँ पे जो विलियम जोन्स ने इसको सेंड्रोकोटस के नाम से पहचान किया, क्योंकि जो वहाँ पे ग्रीक यूनानी जो भी वहाँ पे साहित्य है, जो भी ग्रंथ है, उसमें इसको सेंड्रोकोटस के रूप में दर्शाया गया है। चूँकि इसने बहुत बड़े क्षेत्रों को, ठीक, एक लीजेंड व्यक्ति के रूप में, एक, ठीक है, ग्रेट व्यक्ति के रूप में इसको माना गया है। उसी तरीके से जस्टिन ने सेंड्रोकोटस के रूप में इसको जाना और इसने बताया कि सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया
कि ये सिकंदर महान से मिला हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य। उसी तरीके से आगे देखिए यहाँ पे एरियन तथा प्लूटार्क, ठीक है, इसने इसको एंड्रोकोटस बोला। ध्यान रखिएगा, एंड्रोकोटस। अब यहीं से प्रश्न बनना शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पे विलियम जोन्स और जस्टिन ने, इन दोनों ने इसको सेंड्रोकोटस बोला। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एरियन और प्लूटार्क ने इसको एंड्रोकोटस बोला। नाम का बहुत अधिक थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का, ठीक है, आपको 2-4 बार बोलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सेंड्रोकोटस विलियम जोन्स और जस्टिन के द्वारा, एरियन और प्लूटार्क के द्वारा इसको एंड्रोकोटस बोला गया। विशाखा दत्त ने इसको, ठीक है, जो अपनी पुस्तक है, उसकी पुस्तक विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, बहुत ही फेमस पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। इसमें इस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का व्यक्ति बताया। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे प्लूटार्क और जस्टिस ने बोला, अभी ठीक है, जिन लोगों ने उपाधि जो दिया हुआ था, देखिए पीछे यही वाला चीज था, प्लूटार्क और, ठीक है, और जस्टिन, अर्थात जिन्होंने सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस बोला, इन लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि 6 लाख की सेना को लेकर इसने भारत को पूरी तरीके से रौंद दिया, अर्थात भारत इसने विजय कर लिया। और जैन एवं तमिल में इसको बोला गया कि देखिए दक्षिण भारत की विजय का उल्लेख मिलता है। जैन एवं तमिल में दक्षिण भारत की विजय का उल्लेख मिलता है और बोला गया कि इसने जो प्रारंभिक विजय, अपना साम्राज्य विस्तार जो करना शुरू किया, ठीक है, ब्यास नदी से लेकर सतलुज नदी तक किया। चूंकि घनानंद का ही क्षेत्र तो बिल्कुल ब्यास नदी, रावी नदी के किनारे आ गया था। उसके बाद से उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों पे ही उसने साम्राज्य विस्तार शुरू किया। और उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में जो कंट्रोल हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, जो सिकंदर का जो आप कह सकते हैं कि सेनापति के रूप में जो, ठीक है, सेल्यूकस रह गया था, उससे भी लड़ाई हुआ था। अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। इसके अलावा रुद्र दमन के अभिलेख से पता चलता है कि इसने पश्चिम भारत की भी विजय किया हुआ था। और जैन ग्रंथों से यह पता चलता है कि सौराष्ट्र के साथ साथ इसने अवंती का भी विजय किया था। तो देखिए पूरा का पूरा इसकी जो सीमा थी, ऐसा माना गया कि बिल्कुल ईरान से लेके भारत के दक्षिण में अगर तमिलनाडु को छोड़ देंगे, उसी तरीके से कलिंग के एरिया को छोड़ के, इधर आसाम को छोड़ के, पूरे भारत में एक छत्र इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करने वाला यही था। क्योंकि आगे जब इसका पुत्र आएगा, ध्यान रखिएगा, बिंदुसार जब आएगा तो उसके युद्धों के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। और आगे जब उसका भी पुत्र आएगा अशोक, तो अशोक के भी युद्ध के बारे में एक ही चीज़ की जानकारी मिलती है, और वो है कलिंग युद्ध। तो इसका मतलब कि जितने बड़े साम्राज्य की स्थापना किया, इसका श्रेय चंद्रगुप्त, ठीक है, मौर्य को ही दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं साम्राज्य का जो विस्तार था। देखिए हिंदुकुश पर्वत से लेके, मैंने बिल्कुल हिंदुकुश समझिए अफगानिस्तान की सीमाओं में, मैंने बिल्कुल ईरान तक, वहाँ से लेके बंगाल की खाड़ी तक, ध्यान रखिएगा, पूरब में बंगाल की खाड़ी तक, इधर नहीं आना है आपको, नॉर्थ ईस्ट में बंगाल की खाड़ी तक, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में बिल्कुल देखिए यहाँ मैसूर तक, बिल्कुल मैंने समझ रहे हैं, मैंने कर्नाटक का जो एरिया है, कर्नाटक केरला के बिल्कुल उस सीमा तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था। और बंगाल विजय का उल्लेख जो मिलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक महास्थान लेख से मिलता है। इसको बेसिकली एक शिलालेख के रूप में जाना जाता है। इसी शिलालेख में बताया गया है कि बंगाल विजय भी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। इसके अलावा रुद्र दमन का जो जूनागढ़ जो शिलालेख है, उसमें बताया गया है कि देखिए अभी हमने देखा हुआ था जस्ट कि किस तरीके से, ठीक है, पश्चिमी जो सौराष्ट्र का जो क्षेत्र था वहाँ पे भी कंट्रोल किया था। अब उसका जो एविडेंस जो मिल रहा है, इस, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय जो राज्यपाल था पुष्यगुप्त, ध्यान रखिएगा, पुष्यगुप्त बहुत फेमस नाम है ये। इसी ने के द्वारा बताया गया कि सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था, इसने सरकारी खर्च पे निर्माण करवाया था। तो आगे चल के जब आएगा, ठीक है, शासक रुद्र दमन, तो जब उसका अभिलेख जूनागढ़ में जब मिलेगा तो उसमें बाकायदा यह मेंशन करवाएगा कि ये कभी जो क्षेत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का अधीन था। इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का जो पश्चिमी भाग में अगर देखा जाए, ठीक है, तो वहाँ पे भी उसका कंट्रोल था। और इसकी जानकारी हमें रुद्र दमन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और इसमें साथ में सुदर्शन झील बहुत फेमस है। अब इसी सुदर्शन झील का जो रिपेयरिंग है, आगे चल के अशोक भी करवाएगा, और आगे चल के, ध्यान रखिएगा, रुद्र दमन के द्वारा भी उसका रिपेयरिंग करवाया जाएगा, जो कि इस सुदर्शन झील को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। तो यही है वर्तमान में, देखिए यहाँ पे एक इमेज लिया गया है सुदर्शन झील का। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट
सेल्यूकस को हम बात करते हैं यहाँ पे 305 ईसा पूर्व में ऐसा माना गया कि सेल्यूकस को इसने पराजित किया। क्योंकि आपको पता था, मैंने बताया हुआ था पिछले क्लास की किस तरीके से कौटिल्य के द्वारा, अर्थात जो भी विष्णुगुप्त कह लीजिए, चाणक्य कह लीजिए, उसके द्वारा अपने शिष्य के माध्यम से जो चंद्रगुप्त मौर्य था, किसी तरीके से तो इन लोगों को बरगला के बहुत सारा बीमारी उमारी का हवाला दे के, धार्मिक नीतियों का हवाला दे के इस सबको तो भगा दिया गया। अशोक तो यहाँ पे, सॉरी, जो सिकंदर था तो यहाँ तो चला गया, लेकिन उसका जो सेनापति था सेल्यूकस वो यहीं रह गया था। क्योंकि उसको ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि उसको आभास हो गया था कि मामला कुछ गड़बड़ है, दाल में ठीक है जरूर कुछ काला है। तो अब यहीं जब रह गया था तो अब ये वापस आया, ध्यान रखिएगा 305 ईसा पूर्व में वापस आया कि हमें पूरब की तरफ जाना है, इन सारे क्षेत्रों को जीतना है। लेकिन उस समय तो शासक चेंज हो गया था, घनानंद के जब उस समय शासक आ गया था एक, ठीक है, चक्रवर्ती शासक चंद्रगुप्त मौर्य आ गया था। और ऐसा माना गया कि अब जो ब्यास रावी नदी के जो नीचे का जो क्षेत्र है उन्हीं सारे क्षेत्रों में युद्ध लड़ा गया। लेकिन अब युद्ध के निर्णय को लेकर अलग अलग इतिहासकारों में अलग अलग राय है। कुल मिला के कंक्लूजन यही निकला कि सेल्यूकस अपनी बेटी को, जो उसकी बेटी थी, ध्यान रखिएगा, पुत्री थी हेलिना, उसको कार्नेलिया भी नाम बोल दिया जाता है, उसी से उसने विवाह कर दिया। इसकी वीरता से प्रभावित होकर, या कितने इतिहासकार बोलते हैं कि हार गया इसीलिए विवाह कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। पुत्री हेलेना का देखिए एक पहली बार एक विदेशी महिला जो है भारत की, देखिए यहाँ पे, ठीक है, कहीं ना कहीं बहू बन के आ रही है। तो ये परंपरा बहुत पहले से यहाँ पे चलती आ रही है, इस एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने की जरूरत है। तो सेल्यूकस की पुत्री देखिए हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया जाता है, और इसी का जो उल्लेख है एपियानस में किया जाता है। अब चूंकि विवाह भी हो गया तो जब राजनयिक संबंध भी बनेगा, रिश्तेदारी वाली बात भी आएगी, तो इसी में सेल्यूकस का जो राजदूत था मेगास्थनीज, बहुत ही फेमस नाम है, यही इस मेगास्थनीज को यहाँ पे भेजा जाएगा, भारत में भेजा जाएगा। अर्थात मेगास्थनीज आएगा, पाटलिपुत्रा में रहेगा एक यूनानी राजदूत बन के, या फिर आप जो भी कह लीजिए इसको, सगे संबंधी के रूप में ये पाटलिपुत्र में रहेगा, और वहीं पे रह के पूरे पाटलिपुत्र एरिया को घूमेगा, और सारी ही बातों को एक बुक में, अर्थात इस बुक का नाम है इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका में अपनी बातों को लिखने का प्रयास करेगा। और इसमें सबसे जो इसने, ठीक है, आश्चर्यचकित करने वाला बात लिखा कि भारत में, ठीक है, 7 अलग अलग वर्गीय व्यवस्था मौजूद थी। अब 7 अलग अलग जो वर्गीय व्यवस्था थी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें सारे ही श्रेणियों को, कारीगर, किसान, उसान, सबको यहाँ पे बांट के रख दिया है। और ठीक है, इसके बाद से देखिए कुछ जो क्षेत्र था, एरिया, जिसको वर्तमान में हेरात बोलते हैं, अर्कोसिया जिसको कंधार बोलते हैं, और एक था जेडरोसिया, इसको काबुल बोलते हैं। मैंने फिर देखा जाए तो वर्तमान में जो अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान का जो बड़ा बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, इन सारे क्षेत्रों को आप इसे दहेज समझ लीजिए या फिर हारा हुआ था इसीलिए समझ लीजिए, इन सारे क्षेत्रों को उस सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को देना पड़ा। इसीलिए तो इसका इतना विशाल क्षेत्र हो गया, खासकर भारत के उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों की तरफ। जैन लेख में यहाँ पे बताया गया कि आगे चल के देखिए मगध में अकाल पड़ गया। ऐसे तो मगध में अकाल नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल मानसूनी जलवायु है, गंगा, ठीक है, जैसी बड़ी बड़ी नदियों का अपवाह क्षेत्र भी है। लेकिन जो भी है, जैन लेख में बताया गया है कि मगध में जब अकाल पड़ गया तो ये जाके उत्तर प्रदेश या फिर जो भी क्षेत्र थे उन सारे क्षेत्रों में जन कल्याण की बातें भी करता है। और इसका जो पूरा का पूरा जो प्रमाणिकता है, सहगौर अभिलेख में, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में यह स्थित है, ध्यान रखिएगा, सहगौर अभिलेख में इस बात का मेंशन किया गया है कि अब मगध में अकाल पड़ा हुआ था। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैन मत अनुयायी, यहाँ पे कहा जाता है कि श्रवण बेलगोला में इसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि अकाल के दौरान ही पिछले क्लास मैंने बताया हुआ था कि कुछ वहाँ पे घटनाएं हुई थी। जैन धर्म में मैंने बतलाया हुआ था कि किस प्रकार से वहाँ पे जो भद्रबाहु के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जैन धर्म में उसको, ठीक है, मतलब दीक्षित कर लिया गया, जैन धर्म में उसको, ठीक है, रूपांतरण कर लिया गया। और ऐसा माना गया कि भद्रबाहु के साथ ही जब अकाल पड़ा तो देखिए कैसे अपने शिष्यों के साथ वो दक्षिण में चला गया, श्रवण बेलगोला में, और वहीं पे साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी चला गया, ऐसा माना जाता है। और वहीं पे गया तो वहीं पे संलेखना पद्धति के द्वारा, चूँकि अन्न जल सब त्याग के, वहीं पे माना जाता है कि अपने शरीर को त्याग दिया। तो कुल मिला के यही था चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कौटिल्य और चाणक्य विष्णुगुप्त की। चूँकि देखिए जब चंद्रगुप्त
मौर्य का नाम लिया जाएगा तो इनका भी नाम लिया जाना उचित है। जब इनका नाम लिया जाएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भी लिया जाना उचित है। और बड़े मज़े की बात कि एग्ज़ाम वगैरह में ठीक है, जो भी है बेसिक चीज़ों को पूछने का यहाँ पे भी एग्जामिनर के द्वारा प्रयास किया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं। देखिए, इनको बोला गया कि ये ऋषि चाणक्य के पुत्र थे, चाणक्य। और ऋषि जो चाणक्य थे, चाणक्य में बोला गया कि ये तक्षशिला जो हुआ करता था कभी कभी पूरे विश्व का, आप कह सकते हैं ठीक है, ऑक्सफोर्ड हुआ करता था, वहाँ पे ये प्रोफेसर माने जाते हैं, वहाँ के शिक्षक थे इनके पिता। ठीक है, तो बहुत ही इनके भी पिता योग्य हुआ करते थे। इसके बाद कहा जा रहा है कि मौर्य सम्राट, देखिए यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है, उसी के जो कौटिल्य थे, देखिए जब चूंकि घनानंद को पराजित कर दिया गया तो जो भी बड़ा बड़ा जो पद था, बड़े बड़े पदों पे खुद यही आसीन हुए। जैसे कि प्रधानमंत्री का पद इन्होंने ग्रहण किया, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित का भी पद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है, अपने गुरु कौटिल्य को ही दिया गया। राजनीति शास्त्र सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है राजनीतिक शास्त्र, चूंकि एक राजनीति संबंधित नहीं है, बिल्कुल अर्थशास्त्र से संबंधित एक पुस्तक है। इसको बीपीएससी पूछ दिया गया है, ध्यान रखिए ना, बीपीएससी के द्वारा पूछा भी गया है कि राजनीति शास्त्र का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र से संबंधित है। इसमें विदेश नीति को बखूबी अच्छे से दर्शाया गया है। इसके अलावा राजशासन से भी संबंधित है, बहुत ही प्राचीनतम रचना है। ठीक है, चाणक्य के द्वारा यहाँ पे इसको 15 अधिकरण में यहाँ पे बांटा गया। 15 अधिकरण मतलब 15 लेसन के रूप में आप इसे से समझ सकते हैं। इसी पुस्तक को यहाँ पे देखिए कौटिल्य और विष्णुगुप्त के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है, और इसी पुस्तक में कौटिल्य और विष्णुगुप्त का भी नामों का उल्लेख भी मिलता है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अन्य नाम भी मिलता है जैसे कि अंशुल, अंशु, अंगुल, वात्स्यायन और कात्यायन, ये सब चंद्रगुप्त विष्णुगुप्त का ही नाम है। पुराणों में देखिए कुछ और भी नाम है, जैसे द्विजर सर्प बोला गया है, इसका मतलब बोला गया कि श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में इसे जाना जाता है। इसके अलावा सबसे फेमस जो इनका जो थ्योरी है सप्तांग सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, राजा बोले, राजा तो इम्पोर्ट है ही, एक क्षेत्र के लिए राजा का रोल सबसे इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन राजा के साथ साथ उतना ही इम्पोर्टेंट होता है अमात्य, माने जो भी मंत्री, जो अधिकारी होते हैं, जिनको उस समय रज्जुक बोला जाता था, अमात्य का भी उतना ही रोल है यहाँ पे। जनपद का क्षेत्र भी बहुत यहाँ पे होना चाहिए, जनपद जितना बड़ा हो, सही भौगोलिक लोकेशन पे हो, नदियों से घिरा हो, संसाधन हो, तो क्षेत्र उतना ही समृद्ध होगा। इसके अलावा दुर्ग को प्रायोरिटी दिया कि भाई जो भी क्षेत्र है किसी भी शासक का दुर्गों से, किलाओं से घेर ले, जिससे कि उसमें सुरक्षा हमेशा बनी रहे। कोष जितना ही अच्छा होगा उतना ही बेहतर होगा। दंड विधान की प्रक्रिया देखिए बहुत ज़रूरी है, जैसे आज वर्तमान में भारत में, ठीक है, दंड विधान की प्रक्रिया तो ठीक है, नो डाउट अच्छा है, लेकिन टाइम टेकिंग सबसे अधिक होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे व्यक्ति के जो भी, ठीक है, दंड के अनुपात में उसको दंड भी मिलना चाहिए, इंस्टेंट मिलना चाहिए। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो बल दिया, इसने मित्र पे बल दिया कि मित्र अर्थात पड़ोसी जो मित्र होंगे एक शासक के लिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे होंगे। इसी को सप्तांग सिद्धांत के रूप में जाना गया। देख पा रहे, मित्र को इसने 7वां अंग बताया, क्योंकि मित्र को बोला गया कि ये राज्य के कान है, और शांति हो चाहे युद्ध काल में हो, ये दोनों ही परिस्थितियों में अगर मित्र बना रहेगा तो सहायता करेगा ही करेगा। और यहाँ पे बोला कि सहज जो मित्र होगा एक कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होगा। देखिए, सहज मित्र मतलब नेचुरल के रूप में समझिए, लंगोटिया यार के रूप में समझिए। बाद में तो जब आप कुछ बन जाएंगे तो आपके अगल बगल बहुत सारे दोस्त आ जाएंगे, लेकिन क्या बचपन में या फिर एक जो आप कुछ नहीं थे उस समय जो मित्रता थी, देखिए उसकी बात ही अलग होती है। ठीक है, वो बिल्कुल एक नेचुरल रूप यहाँ पे बोला जाता है। तो इसीलिए सहज मित्र पे अधिक बार बार चंद्रगुप्त आ रहा है, ठीक है, विष्णुगुप्त के द्वारा यहाँ पे बल दिया जा रहा है। इसीलिए इसकी तुलना यूरोप में, ठीक है, मैकियावेली काफ़ी फेमस वहाँ का, ठीक है, आप कह सकते हैं कि विद्वान रहा है, फिलोसफर रहा है, इसीलिए चंद्रगुप्त देखिए, ठीक है, विष्णुगुप्त की तुलना यहाँ पे मैकियावेली से की जाती है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बिंदुसार। देखिए, ये एक ऐसा शासक रहा है बिंदुसार जो अपने नामों से कम लेकिन अपने पिता और अपने पुत्र के नाम से सबसे अधिक जाना जाता है। इसीलिए इस बिंदुसार को बोला जाता है कि एक योग्य पिता का पुत्र, और दूसरे इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए कि एक योग्य पुत्र का, ठीक है, पिता के रूप में जाना जाता है। अर्थात एक योग्य
पिता का पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, और अशोक क्या हो गया, इसका पुत्र हो गया, अर्थात एक योग्य पुत्र का पिता के रूप में जाना जाता है। तो ये है बिंदुसार। अब यही है, थोड़ा सा मैप को देखिए यहाँ पे, चूंकि ये पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर को आपको इंडिकेट करते हुए नजर आएगा कि देखिए बिंदुसार ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, इसे कोई जानकारी नहीं मिलती है। और आगे मैंने अभी बताया था कुछ देर पहले कि सिर्फ और सिर्फ अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध ही लड़ा गया था। इसका मतलब कि जो भी बड़े क्षेत्र को बनाया हुआ था, पश्चिम से लेके उत्तर पश्चिम ईरान से लेके बिल्कुल इधर बंगाल से लेके नीचे भारत में तमिलनाडु तक दक्षिण में, वो सारे क्षेत्रों को कहीं न कहीं चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही बनाया गया था। चलिए बात करते हैं हम लोग बिंदुसार की। यूनानी लेखकों के द्वारा ठीक है इसको अमित्र चेट बोला गया, अर्थात संस्कृत में बोला गया शत्रुओं का नाश करने वाला। कुछ बेसिक बातें हैं। जैन में यहाँ पे देखिए, जैन जो ठीक है आप कह सकते हैं साहित्य में इसको सिंह सीन के नाम से जाना गया, और जैन ग्रंथों में ठीक है बोला गया कि इनकी जो माता का नाम था दुर्धरा था। अब ये दुर्धरा ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करते हुए नजर आएगी, क्योंकि दुर्धरा जो था, ऐसा माना गया कि जब घनानंद को जब पराजित करना हुआ तो घनानंद की बेटी ही थी दुर्धरा। इसी दुर्धरा के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य पे ऐसा माना गया कि फिदा रहती थी, बाद में उसी से उसका शादी भी हुआ। तो जो भी घनानंद का जो अंदर का जो आंतरिक जो बातें थी, राजघराना की बातें थी, उसको इसने ठीक है दुर्धरा के द्वारा लीक कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा ठीक है, घनानंद की पुत्री थी दुर्धरा, उसी की ठीक है मतलब पुत्र हुआ ये बिंदुसार। और दूसरी बीवी थी चंद्रगुप्त मौर्य की, ध्यान रखिएगा, कार्नेलियन, जिसको हेलेना बोला गया। अब यहाँ पे दिव्योदान में बताया गया है यहाँ पे ठीक है कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। इसी बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, तो उस समय इसने अपने पुत्र अशोक को यहाँ पे भेजा हुआ था। अभी इसको थोड़ा हम लोग और इलोबरेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हुआ क्या था कि देखिए तक्षशिला का जो एरिया है बिल्कुल इधर ऊपर आपको दिखाई देगा, और वहीं पे बगल में श्रीनगर था। तो विद्रोह एक्चुअली श्रीनगर में हुआ था, और उस समय बिंदुसार का जो ज्येष्ठ पुत्र ठीक है जो सुशर्मा या फिर सुसीम शायद नाम था, ठीक है ध्यान रखिएगा, सुसीम नाम था, वहीं वहाँ का राज्यपाल था, विद्रोह को दबा नहीं पाया। तो उस समय अवंती का जो ठीक है अवंती का जो राज्यपाल था यही अशोक था, और बिंदुसार का जैसे ही परमिशन मिला चला गया वहाँ पे, और जाके उस विद्रोह को ठीक है तलवार के दल पे माने तलवार के दम पे दबा दिया। यह आजीवक संप्रदाय से संबंध रखता था। अब आजीवक संप्रदाय वही मखली गोसाल वाला था। मैंने बताया था कि जब बौद्ध और जैन धर्म का जब धीरे धीरे उदय हो रहा था, तो उसी समय देखेंगे तो उसके पहले कई सारे संप्रदायों का जन्म हुआ था। उसमें दो सबसे इम्पोर्टेंट संप्रदाय हैं, एक आजीवक संप्रदाय और दूसरा चरवाक संप्रदाय के रूप में ले सकते हैं। कुछ और बातों को आप थोड़ा सा देख लीजिए कि ऐसा माना गया ठीक है कि यूनानियों से मैत्रीपूर्ण इसने संबंध बनाए रखा। चूंकि अब ये तो बिंदुसार हुआ, इसकी दूसरी जो माता हेलेना हुई, तो यूनान वाला जो क्षेत्र था इसका तो ठीक है मामा घर हो गया पूरा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे ठीक है मैत्रीपूर्ण संबंध वहाँ पे बनाए रखा, और वहीं से माना जाता है कि डायमेकस और डायनेसियस दो यहाँ पे राजदूत इसके दरबार में आए हुए थे। ध्यान रखिएगा, पाटलिपुत्रा में आए हुए थे। अब इस चीज़ को यहाँ पे स्ट्रेबो के द्वारा, बहुत ही फेमस नाम है, ये सब यूरोपियन जो भी इतिहासकार हैं, स्ट्रेबो इसकी पुष्टि करता है, बोलता है कि देखियो सीरिया के शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को भेजा हुआ था। अर्थात अब इस डायमेकस को बोल रहा है कि ये सीरिया का था। ध्यान रखिए कहाँ का था, सीरिया का था, जिसको ठीक है एंटियोकस ने भेजा हुआ था। उसी तरीके से दूसरा एक प्लिनी है, बहुत फेमस नाम है, सब ध्यान रखिएगा। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने बताया कि जो डायनोसिस था, ये जो डायनोसिस था, इसको यहाँ पे ठीक है मिस्र के शासक के द्वारा अपना राजदूत बना के भेजा था। तो डायमेकस को बताया ये स्ट्रेबो ने, नाम दे देगा, ध्यान रखिएगा किसने बताया, स्ट्रेबो ने बताया कि ये सीरिया के शासक एंटियोकस ने इसको भेजा था। और दूसरा डायनेसियस को बोलेगा कि प्लिनी ने बताया हुआ था, प्लिनी ने बताया हुआ था कि मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने इसको भेजा हुआ था। तो थोड़ा इसको अच्छे से आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, कहीं से किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर बताया जा रहा है कि एथेनियन लेखक ने एक और बातों की पुष्टि किया कि बिंदुसार और सीरिया माने बिंदुसार और जो सीरिया जो शासक था, जिसे यहाँ पे एंटियोकस था, इन दोनों के बीच बड़ा ही मैत्रीपूर्ण संबंधी था, आना जाना यहाँ पे लगा हुआ करता था। और इसी से खुश होके प्रभावित होके बिंदुसार को आइडिया लगा कि वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, बहुत विद्वान लोग हैं,
साथ में वहाँ कुछ ड्राई फ्रूट भी मिलता हुआ है। तो उस चीज़ को इस बिंदुसार के द्वारा मांग किया गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की। अब ये 3 जो वस्तुएं हैं ना, इस वस्तुओं को बिंबिसार के संदर्भ में पूछा जाता है, सॉरी बिंदुसार के संदर्भ में इसको पूछा जाता है। इसको ध्यान से देखिए। पहला है मीठी मदिरा, दूसरा है सूखी अंजीर और तीसरा है दार्शनिक। 3 चीज़ों की मांग किया, जिसमें ध्यान रखिएगा मीठी मदिरा सूखी अंजीर तो दे दिया, समझ रहे हैं ना, मैंने अल्कोहलिक चीज़ें यहाँ पे जो भी उस समय, क्योंकि जहाँ पे ड्राई फ्रूट होगा या फिर जहाँ पे फ्रूट होगा, खासकर मेडिटेरियन सी वाले इलाके में, वहाँ पे तो आज भी देखिए बहुत बड़ी मात्रा में शराब का प्रोडक्शन होता है। सूखी अंजूर है, अंगूर टाइप का, ठीक है, मतलब बहुत ही रिच न्यूट्रिएंट्स उसमें पाया जाता है। दार्शनिक देखिए इसने, ठीक है, दार्शनिक को एंटियोकस ने मना कर दिया कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिक को नहीं भेजा जा सकता है, शिक्षा को नहीं भेजा जा सकता है, शिक्षा को नहीं भेजा जा सकता है। आज तो देखिए बिल्कुल ही एजुकेशन कमर्शियलाइज हो गया है। दिव्य दान में इसमें बताया गया, अब यही है जो दिव्य दान में बताया गया कि यहीं जो कश्मीर में जो विद्रोह हुआ तक्षशिला में, उसी विद्रोह को अशोक को दबाने के लिए भेजा गया था, जो उस समय अवंती का राज्यपाल हुआ करता था। कल्हड़ की राजतरंगिणी में भी उसका उल्लेख किया गया है। बहुत सारे फैक्ट है, देखिए कई सारे बुकों को कंपाइल करके आप लोग प्रोवाइड किया जा रहा है। इसको ध्यान से आप लोग, ठीक है, देखते चलिए। उसके बाद से यहाँ पे लास्ट में थोड़ा कुछ और नामों को देख लेते हैं। ये चूंकि बिंदुसार का ही नाम है, यहाँ पे पूरा पूरा बिंदुसार का नाम है और इसको एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार इसको आप लोग थ्रू आउट कर लीजिएगा, जैसे अमित्र केटस में, ठीक है, अमित्र जो केटस है, यहाँ पे अमित्र घात है, अमित्र चटस है, बिंदुपाल है, मद्रसार है, सिंह सेन है यहाँ पे, ठीक है। ये चूंकि उल्टा हो गया है, ठीक है, यहाँ पे नाम इधर कर दीजिएगा इसको, और जो ग्रंथ और लेखक है इसको इधर कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अमित्र केटस है, इसमें जो भी नाम देखिए यूनानी ग्रंथ संस्कृत में इसको शत्रुओं को नाश करने वाला बताया गया, बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अमित्र घात और अमित्र खंड है, इसमें संस्कृत में बताया गया शत्रुओं की हत्या करने वाला। अमित्र चटस में जो भी ग्रंथ या लेखक है, इसमें एथेनियस बताया गया है। आतली, ठीक है, जो भी है रोजरस में अस्ट्रेवो, सिमसेन में राजवली का था। उसी तरीके से बिंदुपाल में फाट मेनचुलिन साहित्य बताया गया, मतलब चीन का जो साहित्य है। मद्रसागर में वायु पुराण में बताया गया हुआ है, और सिंह सेन में यहाँ पे जैन ग्रंथ में बताया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा, ठीक है, आप लोग इससे अच्छे से देख लीजिएगा। एक आध पॉइंट मुझे लग रहा है इधर उधर हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। बस नाम है, एक तरफ नाम है, एक तरफ ग्रंथ लेखक है, उसको आप सही तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास यही कंप्लीट होता है। कल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अभी एक बच रहा है अशोक को लेकर, और खासकर उसका विलेख शिलालेख, उससे हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।